तो 88% वोट प्रतिशत के साथ एक बार फिर से रूस की जनता ने व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। एक बार फिर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुना गया। लेकिन क्या इसके बाद बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर? इस पर हम बात करेंगे। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? वेस्ट कैसे चेतावनी दे रहा है? सब पर हम बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ निधि वासंदानी मौजूद है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन को न सिर्फ बम्पर वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, बल्कि पुतिन का अंदाज भी बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। पुतिन जब जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने भाषण देने पहुंचे तो उनका जो अंदाज था बिल्कुल बदला हुआ दिखा। पुतिन ने अपने भाषण में विध्वंसक प्लान बताया। जी हां, प्लान नंबर 1 बता देते हैं क्या कुछ बताया है पुतिन ने। नेटो से सीधी जंग के पीछे नहीं हटेंगे अगर ऐसी नौबत आ गई कि नेटो ने हमला किया या नेटो से लड़ाई हो गई। प्लान नंबर 2, चीन के साथ खुले तौर पर गोलबंदी का प्लान बताकर पश्चिमी देशों को ओपन चैलेंज दे दिया है पुतिन ने। प्लान नंबर 3, यूक्रेन पर पूर्ण जीत के लिए, पूरी तरह से जीत के लिए नया सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं पुतिन। प्लान नंबर 4, पहले से ज्यादा सैन्य तैनाती और हथियार उत्पादन बढ़ाने का इरादा भी जाहिर किया गया है। बिल्कुल निधि, और देखिए प्लान नंबर 5 क्या नकर सामने आ रहा है। ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलाव लाने का जो प्लान है वो भी साफ तौर पर है और ये शायद पुतिन तैयार कर चुके हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि 88% वोट के साथ, इसी वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। 5वीं बार सत्ता पर काबिज। जीत के बाद भाषण में पुतिन ने बड़ा बयान भी दे दिया। नेटो से सीधी जंग मतलब WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 पुतिन की तरफ से साफ कहा जा चुका है। इस दुनिया में सब संभव है। तो पुतिन ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। लगभग 88% वोट शेयर के साथ विरोधियों का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन की यह जीत ऐसे वक्त में आई है जब ऐसी खबरें आ रही थी कि यूक्रेन के साथ जंग को लेकर रूस की जनता पुतिन से नाखुश है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से यूक्रेन से जंग चल रही है, जिससे आर्थिक बोझ और सैन्य नुकसान बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर दबाव बढ़ रहा है, साथ ही पश्चिमी देशों की पाबंदियों से भी जूझना पड़ रहा है। यानी चारों तरफ से चुनौतियां हैं। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस मतलब पुतिन है और पुतिन मतलब रूस है इस जीत के बाद। और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, रूस में राष्ट्रपति चुनाव पर बहुत बड़ा दावा भी सामने आ गया है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है, ये दावा किया गया। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में धांधली का दावा किया गया है। तो देखिए, इल्जाम लगाए गए हैं कि इसमें धांधली हुई है। जो चुनाव हुए राष्ट्रपति स्तर पे रूसी कब्जे वाले इलाकों में धांधली हुई है, ये आरोप लगाया गया। इसी का ही दावा किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का जो आरोप लगाया जा रहा है उसका सबसे प्रबल आधार क्या है रूस में, यह आप समझिए। इस तस्वीर में एक महिला वोट देती हुई नजर आ रही है। उसके पास में एक रूसी जवान हथियार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाए गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है बुजुर्ग महिला पर भी दबाव डालकर वोट डलवाया गया। और दावा यह भी है कि यह तस्वीर रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके की लुहांस्क की है। आरोप यह भी है कि चुनाव में कथित धांधली सिर्फ लुहांस्क की नहीं बल्कि रूसी कब्जे वाले बाकी इलाकों जैसे डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेर्सन में भी हुई है। और साथ ही पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद लोगों को यह भी डर है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन से जंग जीतने के लिए पुतिन अपने देश के नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंक सकते हैं। संभावना यह भी है कि पुतिन सेना में भी बड़े बदलाव कर सकते हैं इस जीत के बाद। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि इस जीत के बाद, पुतिन की जीत पर पश्चिमी देश आक्रामक अब हो गए हैं। चुनाव में गड़बड़ी से इंकार नहीं, ये कहना है यूएस का। सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं पुतिन, ये भी कहा गया यूएस की तरफ से। यानी पैनी निगाह थी इन चुनावों में और जैसे ही गड़बड़ी की बात सामने आई तो यूएस कह रहा है कि गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता। पुतिन का शासन तानाशाही वाला है, जर्मनी भी कह रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। और पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने पर पश्चिमी देशों में टेंशन जारी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने इस चुनाव में जीत के लिए विरोधियों की आवाज दबाई है, जानबूझकर दबाई है, उन्हें जबरन कैद करवाया गया। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी प्रांतों में लोगों से जबरन पुतिन के पक्ष में वोट डलवाए गए, जबरदस्ती की गई लोगों के साथ।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी हेग में पुतिन पर चुनाव में इस कथित धांधली के लिए मुकदमा चलना चाहिए। वहीं जर्मनी ये कह रहा है कि पुतिन का शासन सत्तावादी है और दमन और हिंसा पर निर्भर है। इसके अलावा पोलैंड का क्या कहना है ये भी ध्यान लीजिए। पोलैंड ने कहा है कि जहां एक तरफ रूस दमन कर रहा है तो ऐसे में दमन की स्थिति में चुनाव स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। और देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, चीन को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने जीत के बाद बड़ा ऐलान किया। आगे सिर्फ और सिर्फ चीन से संबंध हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। चीन से संबंध विश्व स्थिरता का कारक है। व्लादिमीर पुतिन का यह बयान, ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान को चीन का हिस्सा भी खुले तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने बताया। तो ये बयान चीन के साथ नजदीकी को भी दिखाता है रशिया के। और अब आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद पुतिन ने कौन से विध्वंसक संकेत दिए हैं। ऐसा क्या कह रहे हैं जो आग धधक सकती है पूरी दुनिया में। पहला संकेत, रूस डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दूसरा, गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने भी बैकस्टैब किया है उन पर कार्रवाई होगी। तीसरा, नेटो से जंग मतलब WWE यानी वर्ल्ड वॉर 3। बिल्कुल, और देखिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ये संकेत भी जीत के साथ मिल रहा है। हथियार उत्पादन और भी तेज होगा और साथ ही विरोधी कभी नहीं जीत पाएंगे, ये वो संकेत है। जी हां, राष्ट्र हित में हर कदम उठाए जाएंगे, ये भी संकेत दिए गए। 8वीं बड़ी बात, चीन से दोस्ती स्थिरता का कारक है, ये भी कहा गया। आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे। देखिए चीन के लिए बहुत कुछ कहा है, हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा रहा है, ये कहकर और ज्यादा दुनिया में खास करके अमेरिका सरीखे देशों के साथ दुश्मनी और बढ़ाने की कोशिश की है। हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा है, ये कहना है पुतिन का। और देखिए बड़ी खबर आ रही यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर। एल्विश यादव पर पुलिस सोर्सेज से बड़ा खुलासा। पार्टी में सांपों के जहर की बात कबूली है एल्विश यादव ने। ये सोर्स हमें बतला रहे हैं, पार्टी में सांपों का जहर मंगवाया गया था, यह खुद कबूला है एल्विश यादव ने। दूसरा, आरोपियों से संपर्क की बात भी कबूली है, पार्टी में सांप मंगवाने की बात भी कबूली है। यानी एल्विश यादव जो शुरुआत में ऐसी किसी बात से इनकार कर रहा था, सांपों के जहर के इस्तेमाल और उसे मंगवाने की बात से, अब खुद एल्विश यादव कबूल कर रहा है कि वो पार्टी में सांपों का जहर मंगवाता था। और इससे पहले जो आरोपी इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए, उनसे भी संपर्क था एल्विश यादव का। तो एल्विश यादव के मुद्दे पर TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। हमारे साथ इस वक्त डीसीपी जोन 1 नोएडा विद्यासागर मिश्रा जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया, क्या क्या धाराएं लगाई हैं? ये देखिए, पहले से अभियोग पंजीकृत था, इसमें आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत था। पंजीकृत अभियोग के दौरान साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर इनको नोटिस देकर बुलाया गया था और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, और भी कोई धाराएं उनके ऊपर जोड़ी गई हैं? एनडीपीएस एक्ट भी क्या लगाया गया उनके ऊपर? साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। सर, कितनी देर लगभग पूछताछ की गई थी और क्या उन्होंने इंटरोगेशन में कोऑपरेट किया या नहीं? जी, इंटरोगेशन में पूर्ण रूप से कोऑपरेट किया गया है। किसी प्रकार के जो हमारे पास साक्ष्य थे, साक्ष्य के आधार पर हमने उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पहले भी इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कोबरा 9 सांप मिले थे, तो क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी अभी पॉसिबल है? अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है, संकलित साक्ष्य के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब कोर्ट में भेज दिया गया उनको? जी। तो इस गिरफ्तारी पर पुलिस की बात आपने सुनी और मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नोएडा पुलिस ने कल एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। ये तस्वीर एल्विश यादव की गौतम बुद्ध नगर के जिला जेल जाते समय की है। कल नोएडा पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एल्विश को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल जाते समय एल्विश ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पिछले साल सेक्टर 49 में नोएडा पुलिस ने रेप पार्टी में दुर्लभ सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें कई लोगों के साथ एल्विश को भी आरोपी बनाया गया था। पिछले साल नवम्बर में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल थे। आरोपी के पास से 20 ml
सांप का जहर बरामद हुआ था। कुल मिलाकर 9 सांप बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंही सांप और 1 रेड स्नेक बरामद हुआ था। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया गया था, जिसमें एल्विश यादव भी अपने दोस्तों के साथ शामिल था। एल्विश पर NDPS एक्ट यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। और देखिए, कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर 5 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में अभी तक खबर यह है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। निर्माणाधीन ये इमारत थी, 5 मंजिला इमारत, जो कि धराशायी हो गई। दक्षिणी कोलकाता के मेटिया बुर्ज इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। माना जा रहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं। हादसे की वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है और खबर यह भी सामने आ रही है कि ममता बनर्जी भी कुछ ही देर के बाद मेटिया बुर्ज पहुंच सकती है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। इसलिए ममता थोड़ी देर में मेटिया बुर्ज पहुंच सकती है, यह खबर भी सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी की जबरदस्त टक्कर हुई है। ट्रेन हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास दरअसल यह हादसा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई, डिरेल हो गई और हादसे की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान की है, जहां पर अजमेर में ये रेल हादसा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है और अभी हादसे की जांच जारी है। 4 डिब्बे इस हादसे के बाद पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए। मदार स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। देखिए आप रिपोर्ट। बीजेपी का इस बार दक्षिण की सीटों पर खास फोकस है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके। पीएम मोदी आज सबसे पहले तेलंगाना पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगत्याल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचेंगे। यहाँ पीएम BS येदियुरप्पा के गढ़ में सभा करेंगे। येदियुरप्पा के बड़े बेटे BY राघवेंद्र शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि फ्रीडम पार्क में होने वाली जनसभा में 2.5 लाख लोग जुटेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी में जनसभा कर की थी। तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे के बाद पीएम तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचेंगे। तमिलनाडु में शाम 5:45 पर पीएम मोदी कोयम्बटूर शहर में 3.5 किलोमीटर तक एक रोड शो करेंगे। रात में कोयम्बटूर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के पालनाडु की रैली में भी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा इस रैली में। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पीएम मोदी रैली में जब मंच से जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण जब सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ही कुछ लोग सभा स्थल के बीच बने एक टावर पर चढ़ गए और फिर पीएम ने क्या किया, आप ये भी देखिए। पवन, जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए।
नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। आप नीचे आइए, मेहरबान। और इस वक्त खबर आ रही है कोलकाता हादसे से जुड़ी हुई घटनास्थल पर पहुंची हैं सीएम ममता बनर्जी। 5 मंजिला इमारत गिरी थी यहां पर। जिस जगह पे ये इमारत गिरी थी वहां सीएम ममता बनर्जी पहुंची हैं घटनास्थल पर, मौकाए घटना पर पहुंची हैं और जायजा ले रही हैं स्थिति का। एक बड़ा हादसा हो गया, 5 मंजिला इमारत गिर गई और उसके बाद अब ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची। आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले वो चोटिल हो गई थी, माथे पर अब भी उनकी पट्टी है और साथ में अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंची है इस हादसे का और मुआयना किया जा रहा है उनकी ओर से। मेटिया बुर्ज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ पहुंची हैं, घायलों से हाल जानने पहुंची हैं ममता बनर्जी। जिस तरह से ये इमारत गिरी, एक बड़ा हादसा हो गया। जो घायल हैं इस हादसे में उनसे मुलाकात करने पहुंची हैं, इस पूरी घटना का मुआयना करने पहुंची हैं ममता बनर्जी। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह कई लोग इस इमारत के मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है बताया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली तस्वीरें आई जब ये इमारत गिरी थी। 5 मंजिला इमारत थी। जो स्थानीय लोग रहे वो भी मदद के लिए आगे आए और रेस्क्यू की शुरुआत हुई। जो लोग दबे हुए थे फौरी तौर पर उन्हें राहत दी गई, उन्हें मदद पहुंचाई गई। स्थानीय लोगों की तरफ से भी रेस्क्यू टीमें भी वहां पर जुट गईं। अब आज ममता बनर्जी का ये दौरा, मेटिया बुर्ज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी सीएम पहुंची हैं घायलों का हाल जानने, पीड़ितों से मिलने और साथ ही इस पूरी घटना का जायजा लेने पहुंची हैं ममता बनर्जी। एक तरफ हम आपको इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ के जवान यहां पर पहुंचे थे। रेस्क्यू शुरू हुआ जब ये भरभरा कर गिर गई इमारत। पूरी तरह से आप देख रहे हैं मलबे का ढेर यहां पर बिखरा हुआ है। 5 मंजिला इमारत जहां पर मलबे का ढेर है, कई लोग दब गए और इन्हीं पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची हैं ममता बनर्जी। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेटिया बुर्ज से। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से, ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ईडी का समन गैर कानूनी है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने दोहराया है। जल बोर्ड घोटाले में कल ईडी ने समन भेजा था। न सिर्फ जल बोर्ड घोटाले में बल्कि शराब घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी हो चुका है। लेकिन जल बोर्ड घोटाले के तहत आज पूछताछ होनी थी, ईडी के समक्ष पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पेश नहीं होंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा है, जीत भाटी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ। जीत, क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्यों पेश नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अगर हम देखें तो जैसे आबकारी मामले में भी गैरकानूनी समन बताया गया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ये जो समन है ये भी गैरकानूनी है। साथ ही उन्होंने हवाला दिया है कोर्ट का, कहा कि जब वहां से जमानत मिल चुकी है तो बार बार क्यों भेजा रहा है। साफ तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो चुनावों से रोकने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए जी बोर्ड घोटाला मामला जो है उसको आड़ बनाकर उनकी जो की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर के ये साफ कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ईडी के जो समन है, हालांकि पहला समन है दिल्ली जल बोर्ड का, इस के मामले में इस पे पेश नहीं होंगे। इसके मामले आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो है वो लगने से, लेकिन उसमें आरोप यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने अधिकारियों के साथ मिलकर उसका जो ठेका था वो नियमों को तार पर रख कर दिया गया था और उसका जो पैसा है, आरोप ये है ईडी का
वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, उसका इस्तेमाल इलेक्शन फंड के तौर पर किया गया था। इस तरह के आरोप जो है वो लगे हैं। इससे पहले भी रेड डल चुकी है फरवरी के महीने में। साथ ही इस मामले में जो जांच करते हुए ईडी ने छापेमारी तक हो चुकी है, लेकिन ये धांधली ठेके से जुड़ी हुई है, दिल्ली जल घोटाला मामला। और इसी के तहत जो समन पहला जारी हुआ था अरविंद केजरीवाल को, अभी कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है और वो पेश नहीं होंगे। केजरीवाल को समन पर 60 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नए समन भेजे हैं, जिनमें एक समन दिल्ली आबकारी नीति मामले में भेजा गया है और दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत केस से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च यानी आज पेश होने को कहा गया है, जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार विरोधियों को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है। दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है। आप सबने देखा कि एक के बाद एक ईडी ने सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को पेशी के लिए। हर सम्मन का तर्कसंगत जवाब देते हुए जो सवाल पूछे गए उनसे, उन सवालों को ईडी ने इग्नोर किया। और देखिए बिहार से बड़ी खबर, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात होगी, जिसे फाइनल किया जाएगा एनडीए के घटक दलों के बीच। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसी मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश इस बीच बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर लग जाएगी। सूत्रों के मुताबिक फाइनल बातचीत होने के बाद एनडीए गठबंधन में सीटों का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार 21 मार्च तक दिल्ली में ही रहेंगे। वहीं एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जल्दी सीटों के ऐलान की बात कही है। नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार जीतन राम मांझी के बयानों के आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए की बिहार में सीटों को लेकर घोषणा अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू 16 और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। और बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर आज फाइनल फैसला होने की संभावनाएं हैं। सीट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात भी होनी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल मुंबई में राहुल की न्याय यात्रा के समापन रैली में शामिल होने के बाद आज दिल्ली में होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। ये बैठक दोपहर 2 बजे संभावित है। सीट बंटवारे पर होने वाली बैठक में आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा भी शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के अलावा लेफ्ट के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी के 28 उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 9 और लेफ्ट पार्टियों को 3 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी है। अब देखना होगा कि आरजेडी अपने दोनों सहयोगियों को कितनी सीट देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में हुआ और इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस की रैली में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं,
मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मुंबई की रैली में राहुल ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की महारैली में रविवार को विपक्ष के कई बड़े नेता दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन समेत गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के अलावा खासतौर पर ईवीएम पर निशाना साधा। ये मशीन जो है ये चोर है। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। हम रउआ लोग इनके भी कहता नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और यौन शोषण के सवाल पर कहा, उनकी तरफ से जो बयान आया, तीखी इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कहा गया आप देखिए। या संदेश खाली जैसे घटना जब होती है या घटना हो रही है उसकी जानकारी मिलती है तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश पैदा होता है। संघ के स्वयंसेवक, विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता इसका भरपूर भर्त्सन भी किया, उसमें आवाज़ उठाए, राष्ट्रपति के पास जाकर वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाकर कार्य उनके याचिका ज्ञापन देने का कार्य भी महिला समन्वय ने, वनवासी कल्याण आश्रम ने, सबने किया है। तो इस प्रकार के कार्य किए हुए लोग यहाँ प्रतिनिधि सभा में भी आए। सब प्रकार के राजनीतिक दल और बाकी लोग अपने इस किसी भी बाकी भेदभाव जो है राजनीति में अलग अलग होना है, लेकिन ऐसे विषयों में एक मत होकर जो गुनाह किए गुनहगार हैं उनको कठोरतम दंड देना चाहिए। इसके लिए सबका प्रयत्न होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है, वो तो हम करेंगे। और छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। बघेल ने एफआईआर को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी और सट्टा ऐप चलाने वालों के बीच साठगांठ है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने ईडी की ओर से सौंपी रिपोर्ट के आधार पर कथित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बघेल ने कहा कि एफआईआर में उनके नाम का जिक्र छठे स्थान पर आरोपी के रूप में किया गया है। एफआईआर की डिटेल में जिसमें ऐप के प्रमोटर के नामों का उल्लेख किया गया है उसमें मेरा नाम नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, उन्हें जानबूझकर दबाव में फंसाया है, ये बदले की भावना से किया गया है। नहीं, जो कार्रवाई करना करे। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में तो मेरा भी नाम नहीं होना था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग केंद्र के इशारों पर काम कर रहा है। कपिल सिब्बल ने और क्या कहा, यह आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराना इस बात का सबूत है कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार का एक ही अंग है। वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं और भाजपा को बता रहे हैं कि भैया देखिए जो आप चाहोगे वैसा ही होगा और 7 फेजेस में होगा, ताकि आपको आपके जो भी आपके फौज है, सेना है, आपके प्रचारकों की सेना है, वो हर फेज में वहाँ तैनात रहे और मुकाबला करे। और समझ लेंगे हर फेज में चुनाव आयोग की लॉयल्टी साफ दिखाई देती है। कपिल सिब्बल ने हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2 चुनाव आयुक्तों को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया गया कि संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि सीजेआई को भी समिति का सदस्य होना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बारातियों से भरी कार की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई है। 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बहुत भीषण हादसा, सड़क हादसा। तस्वीरें हिला देने वाली हैं, विभत्स तस्वीरें बिहार के खगड़िया से जो सामने आई हैं। सड़क हादसा हुआ और बारातियों से जो भरी कार की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और फिर ये इस तरह से खाई में कार गिरी है। 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हर तरफ चीख पुकार मच गई जब यह हादसा हुआ। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्ट्राइक हुई है। यह बड़ी खबर आपको बताएं। टीटीपी के ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया गया है। खोस्त और पत्रिका में एयर स्ट्राइक की गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता का यह बयान। पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाकों में स्ट्राइक की है। टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हमला किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो कि अफगानिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हवाई हमला बोला गया, बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया गया। जो दावा किया गया खोस्त और पत्रिका में एयर स्ट्राइक की गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता की तरफ से खुद यह बात कंफर्म की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयर स्ट्राइक के बाद जो वहां पर हालात है और जो नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। जो तालिबान और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके, टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हमला किया गया। और अरब सागर में भारतीय नौसेना और वायुसेना के पराक्रम का वीडियो सामने आया है। वायुसेना की जांबाज टीम ने नौसेना के शूरवीरों की मदद कर बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज और उस पर सवार क्रू मेंबर्स को सोमालिया के समुद्री डाकुओं से आजाद करा लिया है। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना और नौसेना की जांबाजी की हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज और जहाज पर सवार क्रू मेंबर समेत 17 बंधकों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। शनिवार को भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर पूर्व माल्टीज ध्वज वाले व्यापारिक जहाज को सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया था। रविवार को आईएएफ के C-17 विमान ने अरब सागर में सटीक एयर ड्रॉप कर नौसेना के किडनैप किए गए जहाज को छुड़ाने में मदद की। आईएएफ ने अरब सागर में समुद्री कमांडो के साथ 2 लड़ाकू नौकाओं को सही पोजीशन पर ड्रॉप कर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। आईएएफ ने कॉम्बैट रबराइज्ड रेंडिंग क्राफ्ट और मार्कोस कमांडो के जरिए जहाज और बंधकों को रेस्क्यू कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 10 घंटे तक आईएएफ ने C-17 के साथ समुद्री क्षेत्र में उड़ान भरी। किडनैप किए गए जहाज पर करीब $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के करीब 37,800 टन माल लदा था। रेस्क्यू के बाद अब इस जहाज को भारत लाया जा रहा है। इस अभियान के बारे में एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले करीब 7 साल में सोमालिया के समुद्री डाकुओं से किसी जहाज को इस तरह से छुड़ाने का ये पहला सफल अभियान है। भारतीय सेना हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ सेशल्स के एक सैन्य अड्डे पर 10 दिवसीय युद्धाभ्यास करेगी। इससे बीजिंग में काफी ज्यादा तनाव नजर आ रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिथी 2024 में भाग लेने के लिए रविवार को दक्षिण अफ्रीकी देश सेशल्स के लिए रवाना हो गई। सेशल्स रक्षा बलों के साथ भारतीय सेना का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू होने जा रहा है और 27 मार्च तक चलेगा। भारतीय सेना हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सेशल्स के एक सैन्य अड्डे में 10 दिवसीय व्यापक युद्धाभ्यास करेगी। सेशल्स डिफेंस फोर्सेज की टुकड़ी भी इस युद्धाभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। 10 दिवसीय इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास,
युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन भी शामिल होंगे। भारतीय सेना का मानना है कि ये युद्ध अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित लगभग 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। सेशल्स भारत के साथ रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।